देखो बच्चों, हम लोग ने ऑक्सीजन का कर लिया था। अब हम लोग O2 निगेटिव, O2 2 निगेटिव, O2 पॉजिटिव इनका करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए। O2 निगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इंक्रीज कर जाएगा। सर 16 की जगह 17 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास 2 की जगह अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। जब 2 की जगह एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो रहेगा तो ये पैरामैग्नेटिक ही, लेकिन जो है एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा, समवॉट वीकर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द O2। अगर परऑक्साइड आयन की बात करेंगे, ये O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन है। परऑक्साइड आयन की बात करेंगे तो परऑक्साइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। इसलिए जो परऑक्साइड स्पीसीज होती है वो कलरलेस होती है और सुपर ऑक्साइड कलर्ड होती है, और यहाँ पर फिर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है 16 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। क्लियर? O2 पॉजिटिव में अगर हम देखें तो वहां पर हमारे पास सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 15 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 2.5 आ जाएगा। ट्रिक लगाइए, 14 का होता है 2, 14 का होता है 3, एक कम हो गया, एक ज्यादा हो गया 15 तो उसका हो गया 2.5। एक कम या एक ज्यादा हो जाए तो उसमें 0.5 का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, जो कि क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जामिनेशंस में, तो अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ऑर्डर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है देख सकते हैं। जिसका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, दैट इज O2 पॉजिटिव, फिर O2, फिर O2 नेगेटिव, और फिर O2 2 नेगेटिव, दैट इज द परऑक्साइड आयन। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बेटा जो बॉन्ड ऑर्डर है उससे जस्ट रिवर्स में आपके पास बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। ये हम लोगों ने पीछे मैंने आपको लिखाया भी है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सुपर ऑक्साइड आयन के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि उनमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी अवेलेबल है, और दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कलर्ड। परऑक्साइड आयंस डायमैग्नेटिक है, इन पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ये परऑक्साइड आयन है, सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और डायमैग्नेटिक होने के कारण ये यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, कलरलेस पाए जाएंगे। Now we will talk about the molecules having less than 14 or 14 electrons. वो molecules जिनके पास 14 से कम या 14 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इनका एनर्जी लेवल डायग्राम नीचे देखिए, मैंने आपको लिखा है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, और ये चेंज हो जाता है, पाई 2pz हायर एनर्जी का हो जाता है। दिस इज द चेंज इन द एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में यही चेंज, और सिग्मा 2pz जो है हमारा हायर एनर्जी का हो गया, और पाई 2px पाई 2py लोअर एनर्जी। N2 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 भरिए, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एंड द बॉन्ड ऑर्डर इज 3। 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3। कैसे निकाला? जो भी बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं उनको ले लीजिए, 2 to 4 to 6, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। पूरे भी गिन सकते हो और सिर्फ बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने वाले भी गिन सकते हो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। B2 को लीजिए, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं बेटे, इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं। जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। अगर मैं यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर 2 to 4 to 6 और 7 8 बॉन्डिंग है, और 2 और 2 4 क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग
तो 4/2 जो है यहाँ पर 2 4 और 2 6 6 में से 4 चले गए तो कितने बचे 2 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बेटे, यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है जबकि सिग्मा में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं। C2 को देखिए जरा ध्यान से, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। ट्रिक से देखें तो वैसे भी निकाल लीजिए, 2 4 5 6 7 8 8 - 4 8 - 4 is 4 and 4/2 that is equal to 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 करेंगे, आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 2 आ जाए। B2 और C2 को जरा ध्यान से देखने वाली बात है, इनमें विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, ध्यान से देखो, सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन ही नहीं रहा, बिना सिग्मा बॉन्ड के ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। B2 में 1, C2 में 2 पाई बॉन्ड, C2 में 2 बॉन्ड हैं और दोनों पाई बॉन्ड, तो यहां पर बिना सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बिना सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही। बेटे हमारा ये जो ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है ये हर जगह काम करेगा, चाहे वो जो है होमो एटॉमिक स्पीसीज हो, चाहे वो हिट्रो एटॉमिक स्पीसीज हो, लेकिन एक जगह काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम ही चेंज हो जा रहा है, वो है CO और CO पॉजिटिव। एग्जांपल देखिए, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO पॉजिटिव। अगर ये दोनों एग्जांपल हम देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें बेटा 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिक 14 के लिए 3 आना चाहिए और 13 के लिए 2.5 आना चाहिए। ऐसा नहीं, क्यों नहीं? जब हमने इनकी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की तो हमने ये देखा कि CO पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ छोटी है। अगर CO पॉजिटिव छोटा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए और CO की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। तो जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया तो CO का तो वही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो CO में तो अगर आप इसमें भी भरोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, लेकिन अगर आप इसमें जरा ध्यान से भरिए, एग्जैक्ट जो हमारे पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ऊपर वाला एनर्जी लेवल डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिए। एनर्जी लेवल डायग्राम एग्जैक्ट जो है वो नीचे वाला। तो जरा एग्जैक्ट एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन भर के देखें। चलिए भैया भरते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो अगर मैं CO का यहाँ इस मतलब ये जो ऊपर वाला एनर्जी लेवल डायग्राम है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमको लास्ट में यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाए। ये गलत। हमने ये देखा कि CO के केस में और CO पॉजिटिव के केस में हिट्रो एटॉमिक स्पीसीज है, अलग अलग एटम एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए जो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग वाला जो ऑर्बिटल जो यहाँ रखा हुआ है इसकी ये पोजीशन रॉन्ग है। ये हायर एनर्जी स्टेट में सबसे लास्ट में यहाँ पर मतलब सिग्मा 2pz के बाद। ध्यान रखिएगा इसको, CO और CO पॉजिटिव के केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सिग्मा 2pz से ज्यादा हो जाती है। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग जो यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है यहाँ पर। तो अब यहाँ CO भी बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
और यहाँ पर CO का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो वही 10-4 हमारे पास बाई 2 आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 3.3। तो बात यह है कि आप CO का इससे निकालोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन अगर CO पॉजिटिव का आपने ऊपर वाले रॉन्ग एनर्जी लेवल डायग्राम से बनाया तो गलत। तो इस केस में CO और CO पॉजिटिव केस में एनर्जी लेवल डायग्राम चेंज हो जाता है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। और उस केस में जब सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा एंटी बॉन्डिंग से, और अब बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3.5। तो क्या CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, और CO का बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो जब CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। समझ बात आ रही है नहीं आ रही? तो ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां पर तो 3 तरीके के एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने आपको पढ़ाए, एक ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला, एक लेस देन 14 या 14 इलेक्ट्रॉन वाला, और एक स्पेशल एनर्जी लेवल डायग्राम जो सिर्फ CO और CO पॉजिटिव के केस में ही काम करेगा, जिसमें सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सिग्मा 2pz से ज्यादा हो जाती है। तो यू हैव टू लर्न, आपको 3 एनर्जी लेवल डायग्राम याद रखने। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक कह रही थी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायमैग्नेटिक कह रही थी, लेकिन जरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और ये पैरामैग्नेटिक है। कल मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकली ये पाया गया कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, और उसको होने के लिए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। MOT ने ये प्रूफ कर दिया कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज डाइपोल मूवमेंट। देखो बेटा काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है डाइपोल मूवमेंट, ध्यान देंगे। डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। हम वेक्टर की डायरेक्शन देख के ही बताएंगे, यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। म्यू की वैल्यू Q इंटू डी के बराबर हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है, और D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, D उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अगर डाइएटॉमिक स्पीसीज है, 2 एटम प्रेजेंट है, जैसे HCl, तो जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ के बराबर हो जाएगी। रेंज याद कर लो इसकी थोड़ी सी, SI यूनिट के केस में Q की वैल्यू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलाम होती, और D की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर होती। बेटा मल्टीप्लाई करो Q इंटू डी। म्यू की वैल्यू, म्यू का रेंज 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलाम मीटर। ये याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अगर CGS सिस्टम की बात करूं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उस केस में Q का वैल्यू का रेंज लगभग 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और D डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉन की रेंज का ही होता है। एंगस्ट्रॉन को सेंटीमीटर में चेंज करोगे बेटा 10 टू द पावर -8 की वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा, और म्यू का वैल्यू आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गया आपका, ये दिस इज द रेंज, ये दोनों रेंज याद रखना।
थोड़ा सा आयनिक करैक्टर कैलकुलेशन में इनका यूज होगा, बाद बाकी कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना। हम सिर्फ वेक्टर्स को देखकर, उनकी डायरेक्शन देखकर डायपोल मोमेंट निकालें। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे उनका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, वो पोलर होंगे, सॉरी उनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा और वो नॉन पोलर। ध्यान देना, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, सिमेट्रिकल मतलब सममित, उनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि उसमें परफेक्ट कैंसिलेशन होगा दोनों वेक्टर्स, 2 3 4 जो भी वेक्टर। और जितने भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे, असममित, उनको का डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट पाया जाएगा, नॉन जीरो होगा और वो पोलर। ध्यान दीजिए, जैसे मैं H2 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके का कोई जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, दोनों हाइड्रोजन एटम ही है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी कोई पोलरिटी नहीं है, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली बिटवीन टू एटम्स शिफ्टेड है। लेकिन अगर मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में HCl जैसे मॉलिक्यूल ले लूं, तो मैंने आपको अभी बताया इनका बॉन्ड लेंथ ही इस वेक्टर को डिसाइड करेगा, और H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसी तरीके से वाटर की बात करूं, ये दोनों वेक्टर जो ऑक्सीजन की तरफ डाइवर्टेड हैं, ध्यान देना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ एरो लगेगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ पॉजिटिव साइन लगेगा, जो एरो का ही पार्ट। यहाँ पे मैंने डाइवर्जन बनाया है आप लोगों के लिए, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, और ये दोनों वेक्टर एक रिजल्टेंट वेक्टर देंगे। यहाँ पर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल थोड़ी है जो कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अब कैंसलाइजेशन नहीं होगा तो म्यू नॉन जीरो होगा और ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। वाटर इज ए हाईली पोलर सॉल्वेंट, आपको मालूम। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी सममित अणु होंगे, उन सब के लिए जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो पाया जाएगा। जैसे बेटा BF3 एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। देखो दोनों फ्लोरीन उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, ये जो येलो में कर रहा हूं इनका रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट इस फ्लोरीन वाले अपोजिट वाले वेक्टर को पूरी तरीके से कैंसिल करेगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में CH4 और CCl4 की बात कर लेता हूं। ये दोनों सिमेट्रिकल है, कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं जो अनसिमेट्री क्रिएट करे। सारे के सारे एटम हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, कंप्लीट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो 100% सिमेट्रिकल। हाइड्रोजन कार्बन की तरफ, ये हाइड्रोजन कार्बन की तरफ, ये हाइड्रोजन कार्बन की तरफ, ये हाइड्रोजन कार्बन की तरफ, सारे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देंगे, म्यू इसका जीरो हो जाएगा। CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ध्यान रखना CH4 में हर बॉन्ड पोलर है लेकिन पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। CCl4 में भी सेम यही केस है, पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एवरी बॉन्ड इज पोलर। एक बॉन्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड तो पोलर, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मैंने कहा डायरेक्शन वेक्टर और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखेंगे, तो ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा और ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल आउट कर देगा। ये वेक्टर में कैंसिलाइजेशन हो जाएगा और वेक्टर कैंसिलाइजेशन परफेक्ट है, सारे क्लोरीन ही अवेलेबल है, इसलिए इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली PCl5 में देखिए दोनों एक्सियल एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देंगे और BF3 की जगह ये PCl3 वाला इसका रिजल्टिंग वेक्टर इस क्लोरीन को कैंसिलाइज कर देगा, तो PCl5 भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगला देखिए,
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है PCl3F2, ये मैंने पहले भी समझाया है आपको, दोबारा समझिए। और PCl2F3 ये दूसरा, इन दोनों को जरा ध्यान से देखेंगे। अगर इनको मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ दोनों फ्लोरीन एक्सियल पे लगेंगे और तीनों क्लोरीन इक्वेटोरियल पे लगेंगे। ये रूल हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, ये इस क्लोरीन को परफेक्टली कैंसलाइज कर देगा, और दोनों फ्लोरीन एक्सियल पे जो लगे वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। जबकि अगर मैं PF3Cl2 की बात करूं तो दोनों एक्सियल फ्लोरीन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये रिजल्टेंट जो क्लोरीन मॉलिक्यूल का है, ये इस फ्लोरीन मॉलिक्यूल को फ्लोरीन एटम के वेक्टर को कैंसिल नहीं कर पाएगा। ध्यान दो, एक्सियल वाले दोनों फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये दोनों क्लोरीन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन के जो फ्लोरीन लगा है इसमें, फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इसके बॉन्ड को कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों वेक्टर कैंसिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसका म्यू नॉन जीरो हो जाएगा और ये पोलर हो जाएगा। याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एक और पूछा जाता है आपसे NH3 और NF3, अधिकांश जगह पूछा जाता है कि NH3 और NF3 का डाइपोल मोमेंट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, किसका ज्यादा होगा किसका कम। ध्यान दो, NH3 के केस में सारे के सारे बॉन्ड टुवर्ड्स नाइट्रोजन शिफ्टेड है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी ऊपर की तरफ ही आएगा, दोनों हाइड्रोजन पर। तो जो ये पिरामिडल का हाइड्रोजन है, ये डॉटेड और ये लाइन एक दूसरे को जोड़ लेगी, एक दूसरे के साथ जो है एडिटिव सम में आ जाएगी। NH3 के केस में वेक्टर का एडिशन हो रहा। अच्छा, NF3 के केस में फ्लोरीन सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले जाएगा और यहां सब्ट्रैक्शन। यही कारण है कि NH3 में एडिशन और NF3 में सब्ट्रैक्शन होने की वजह से ये इसका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट हो देगा और NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू NF3। ये याद रखना, बच्चे कहते हैं फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, रिजल्टेंट देखा जाएगा हमेशा। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू NF3। बेटा यहाँ पर हम लोगों को जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात आप लोगों को पढ़ाई गई है, फिर भी ध्यान दीजिए कि अगर मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं आपसे, तो जैसे ये आपका सिस फॉर्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने अच्छा खासा इसको पढ़ाया है आप लोगों को, और ये बेटा ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म का जो वेक्टर है वो एडिटिव है, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, इनका एडिशन, दोनों सेम डायरेक्शन। ट्रांसफॉर्म का जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो सब्ट्रैक्टिव है और इक्विवेलेंट है, इसलिए इस केस में ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट जीरो। वैसे तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, CH3 में प्लस आई इफेक्ट होता है और वो इलेक्ट्रॉन को जो है पुश कर, इसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, धक्का देगा आगे की तरफ, रिपेल कर। तो ये तो ऑर्गेनिक के केसेस में भी डाइपोल मोमेंट इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, वो ऑर्गेनिक में आपने पढ़ रखा है। ये आपका डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा जो है H बॉन्डिंग के बारे में और बच गया है, जिसको कि मैं H बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग कल बता के जो है इस चैप्टर को क्लोज करूंगा आज।
की क्लास यहीं क्लोज करूंगा बेटा। एमओटी और डायपोल मोमेंट से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कीजिए, और जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस करोगे, बॉन्ड एंगल निकालना सीखोगे, उतना बढ़िया आप क्वेश्चंस उतना बढ़िया आपका रिजल्ट भी आएगा। कहने का मतलब है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस उतने आसान हो जाए। अब ये तो डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप कितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली जो है मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फोन कीजिए, डाउट सेशन में आइए और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए।